जंगल का कानून आपने सुना होगा। आज हम आपको माजी के झरोकों में दिखा भी देते हैं। एक डिक्टेटर का दौर हुआ करता था। एक तरफ मुक्का चौक हुआ करती थी और एक तरफ मुक्का लहराया जाता था। आज हम आपको वो दास्तान सुनाएंगे जो फायरिंग रुकने के बाद शुरू हुई। सानहे के बाद सिंध हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस सबीउद्दीन अहमद ने रजिस्ट्रार के नोट को आईनी दरख्वास्त में तब्दील कर दिया, जिसमें कहा गया कि 12 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वकला को सिंध हाई कोर्ट पहुंचने से रोका गया। शहर भर में रुकावटें खड़ी की गईं, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए और मुश्तइल अफराद ने सिंध हाई कोर्ट का घेराव कर रखा था। केस की समाअत के लिए जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। वकला तंजीमों की नुमाइंदगी सीनियर वकला रशीद रिजवी और मुनीर मलिक कर रहे थे। अदालत ने सीनियर वकील काजी फायज ईसा और खालिद अनवर को अदालती मुआविन मुकर्रर किया। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, ताकतवर हलकों में बेचैनी बढ़ती गई। काजी फायज ईसा ने एक अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट से अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर कोई भी कंटेनर बाहर नहीं जा सकता, तो शहर भर में सैकड़ों कंटेनर्स कैसे पहुंच गए? किसने हुक्म दिया कि इन्हीं कंटेनर्स के ज़रिए शहर के रास्तों को बंद कर दिया जाए? उन्होंने कहा कि अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लें कि किसकी इजाज़त से ये कंटेनर्स पोर्ट से निकले और शहर भर में पहुंचे जिनके ज़रिए रास्ते बंद किए गए। अदालत ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन और उस वक्त के वफाकी वज़ीर बराए जहाज़रानी और बंदरगाह बाबर गौरी को नोटिस जारी किए, और यही वो केस का हसास मोड़ था जो इस केस का क्लाइमेक्स बन गया। मगर इससे पहले कि इन सवालात के जवाब अदालत तक पहुंचते, सिंध हाई कोर्ट का घेराव हो गया। MQM कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर राहदारियों हत्ता के कमरा अदालत तक मौजूद थी। 7 रुकनी बेंच को गैर मामूली सूरत हाल की इत्तला मिल चुकी थी। जजेस जब कमरा अदालत में दाखिल हुए तो माहौल शदीद कशीदा था। बेंच के सरबराह जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने बमुश्किल एक मुख्तसर हुक्म लिखवाया। बेहंगम हुजूम की वजह से समाअत मुलतवी की जाती है, और यूं 12 मई केस की समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। 15 नवंबर 2007 आ गया। सदर परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। मैंने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत आला अदलिया के मुतअद्दिद जजेस ने PCO के तहत हलफ उठाने से इनकार किया और माजूल कर दिए गए। मुल्क एक नए आईनी और अदालती बहरान में दाखिल हो गया। इस दौरान सिंध हाई कोर्ट के PCO जजेस पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने 12 मई केस की दोबारा समाअत शुरू की। वकला तंजीमों के नुमाइंदे रशीद रिजवी अदालत में पेश हुए, मगर उन्होंने PCO जजेस के सामने दलाइल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो ऐसे जजेस पर मुश्तमिल अदालत को आईनी अदालत तस्लीम नहीं करते। बाद अज़ां PCO बेंच ने यकतरफ़ा फ़ैसला सुनाते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। इस दौरान उस वक्त के एडवोकेट जनरल फ़रोग़ नसीम ने अदालत में एक मुतनाज़ा तजवीज़ पेश की। उन्होंने भारत के बदनाम ज़माना गुजरात बेस्ट बेकरी केस की मिसाल देते हुए मुतासिरीन को मुआवजा देने की बात की, मगर सवाल वहीं रहा, क्या सिर्फ मुआवजा इंसाफ का मुतबादिल हो सकता है? 2011 में जस्टिस मुशीर आलम सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो 12 मई केस दरख्वास्त गुजार इकबाल काज़मी ने दोबारा खोलने की इस्तदा की। केस दोबारा खुला, समाअतें होती रहीं, और फिर सितंबर 2018 में 2 रुकनी बेंच ने अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने सानह 12 मई के बंद मुकदमात दोबारा खोलने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने फैसले में सानह 12 मई की असर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म दिया। अदालत ने JIT और तहकीकाती ट्रिब्यूनल तश्कील देने का हुक्म दिया, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि शहर में कत्ल गारतगिरी और कत्लेआम करने के ज़िम्मेदार कौन हैं। असल कातिलों का तयन हो सके।
یہ بھی حکم دیا گیا کہ پتہ لگایا جائے کہ شہر بھر میں کنٹینرز لگانے، سڑکیں بند کرنے اور قتل و غارت گری کا حکم کس نے دیا؟ عدالتی حکم پر 1 کلاس کے تحت ختم کیے گئے تمام مقدمات کھول دیے گئے، مگر 2 دہائیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی کراچی یہ سوال کر رہا ہے کہ معصوم انسانوں کا قتل کس کے حکم پر کیا گیا، کس نے کیا؟ کراچی آج بھی انصاف کا متلاشی ہے۔